लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, इसको लेकर एक चर्चा ये भी चल रही है कि प्रियंका गांधी को आप हरिद्वार से चुनाव लड़ा सकते हैं। वहीं हरीश रावत भी दावा कर सकते हैं और हरक सिंह रावत भी दावा कर सकते हैं। तो ये कैसे करें? जब जब कांग्रेस एकजुट होती है तो कांग्रेस कामयाब होती है। राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी और कांग्रेस का जो हमारा कैडर वोट है वो हमें इस बार पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा होगा। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, आपको लगता है कि जो 5-0 का जो एक ये शून्यकाल चल रहा है, इसको भेद पाएंगे? अकिता हत्याकांड आज भी उसकी आत्मा न्याय की भीख मांग रही है, न्याय मांग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस में भी जगह जगह मीटिंग चल रही है और आज भाजपा ने भी अपने प्रदेश प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ेगी, क्या है रणनीति, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के विपक्ष के नेता यशपाल आर्य जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक पे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारी है, कैसे जो है लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए आप तैयारी, क्योंकि 5-0 का यहाँ पर आंकड़ा है और इस शून्य को भेदने के लिए क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने और सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। और कांग्रेस ने लगातार विगत महीनों में अपने खास तौर से अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया है। जिला हम सम्मेलन हमने आयोजित किए हैं और जो हमारी जो कमज़ोर कड़ी थी उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। बूथ स्तर तक हमने कमजोर कड़ी क्या पाई? जो बूथ कमेटियां थी वो उतनी मजबूत नहीं थी। अपने बूथ स्तर तक हमने समितियां बनाई हैं और ब्लॉक इकाइयों को पुनर्जीवित किया है, गठित किया है और पूरे प्रदेश भर में वो कमेटियां आज की तारीख में जीवित हैं, जीवंत हैं और मजबूती से काम कर रही हैं। वही मजबूत आधार है हमारी जीत का। और जो है कि चुनाव में बूथ जीतो, चुनाव जीतो, ये मंत्र है। अगर हम बूथ हमारा मजबूत है तो निश्चित रूप से विजय हमारी सुनिश्चित है। और इसके अलावा कई मुद्दे हैं, जैसा कि 2014 का चुनाव, केंद्र का चुनाव, उस दौर में इन्होंने कहा जो मुद्दे उठाए थे, महंगाई को प्रमुखता से उठाया था। महंगाई बहुत ज़्यादा है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, भ्रष्टाचार है। लेकिन वो 2019 में वो मुद्दे गायब हो गए, परिदृश्य से बाहर हो गए। और अब 2019 के जो इनके मुद्दे थे अब वो 2024 में वो दिखाई नहीं देंगे। चुनाव में, हर चुनाव में इसका कसूरवार आप किसको मानते हैं? आप भाजपा को मानते हैं? इसमें कांग्रेस का भी कसूर है? देखिए, मुद्दे बहुत तेजी से उठाए जाते हैं। आपने भी कई बार विधानसभा में मुद्दे उठाए और अब विधानसभा का सत्र 5 तारीख को आ रहा है और उसमें हम देखेंगे कि हो सकता है कि यूसीसी छाया रहे और बजट सेशन भी है और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट उत्तराखंड में आ रहा है। तो इसके लिए कौन कसूरवार है? क्योंकि मुद्दे उठते हैं, कांग्रेस उठाती है, लेकिन वो मुद्दे फिर प्रदेश के बाहर हो जाते हैं। देखिए, हमने गंभीरता से मुद्दों को उठाया है और जनता के सामने जो सही तस्वीर है उसको लाने की कोशिश भी की है। और आज भी वो मुद्दे जीवंत हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, पलायन आयोग का गठन, रिवर्स पलायन की बात की इन्होंने कहा रिवर्स पलायन और पलायन आयोग का गठन। आज वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लाखों रुपया खर्च किया और पलायन आयोग की रिपोर्ट क्या थी, सार्वजनिक नहीं हुई, पलायन रोक नहीं पाए, रिवर्स पलायन गायब हो गया। और जो यहाँ उत्तराखंड की अलग एक खासियत है, नौजवान सेना में जाने को तैयार है, एक प्रहरी के रूप में काम करना चाहता है और एक सैनिक प्रदेश है। अग्निवीर के नाम पर युवाओं को के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी, एक गठजोड़ बन चुका है। माफियाओं का और सरकार का एक गठजोड़ बन चुका है। भू माफिया यहाँ सक्रिय हैं,
जल हो, जंगल, जमीन है, नाले हैं, नदियां हैं, सब खोद दी गई हैं। प्राइवेट हैंड्स में, निजी हाथों में खनन का काम दे दिया गया है, करोड़ों का घोटाला है। और दूसरी तरफ जो हमारा जो कमज़ोर तबका है उसके साथ अत्याचार बढ़े हैं, शोषित समाज है, दलित है, अकलितों के डर की भावना पैदा हुई है। अकिता हत्याकांड आज भी उसकी आत्मा न्याय की भीख मांग रही है, न्याय मांग रही है। वो लोग कौन है? असरदार लोग हैं। उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। हाई जो हिमाचल प्रदेश में जिसे निलंबित कर दिया गया, उसको यहाँ पर उसी घोटालेबाज अधिकारी को यहाँ पर उद्यान विभाग का की जिम्मेदारी दी गई। करोड़ों का खेल हुआ, घोटाला हुआ, और माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाती है, और माननीय उच्च न्यायालय निर्देश देते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस सीबीआई जांच को रोकने के लिए राज्य की सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में जाते हैं और सीबीआई जांच को रोका जाए, इसके लिए वहाँ गुहार लगाते हैं। और साफ तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है कि आखिरकार आप किसको बचाना चाहते हैं, क्यों से जांच रोकना चाहते हैं। ये कई ऐसी मामले में नहीं, सिंचाई विभाग में भी इस तरह का एक घोटाला हुआ था, उसमें भी सीबीआई जांच की संस्तुति की थी माननीय उच्च न्यायालय ने, तो उसमें भी इनको मुँह की खानी पड़ी। तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम सरकार विधानसभा सत्र में भी इन मुद्दों को उठाएंगे। जहाँ तक आपने कहा कि 5 ये सत्र जो आहूत किया गया है, जानकारी हमारे पास आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जानकारी बाहरी सूत्रों से मिली है। इस पे रितु खंडूरी जी ने बयान भी जारी किया है कि हम सत्र लेकर आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको बहुत अच्छे से चलाया जाए। तो आपके पास इसकी जानकारी नहीं आई अभी? नहीं, देखिए ना, उन्होंने हमें जानकारी नहीं है, वीडियो जानकारी मिलेगी, अब जानकारी देंगे भी, क्योंकि जब 5 तारीख से सत्र प्रारंभ हो रहा है तो जानकारी स्वाभाविक अभी से माननीय विधायक को दी जाएगी। लेकिन एजेंडा क्या होगा, विधेयक क्या होगा, क्या प्रारूप होगा, ये अभी हमारे पास इसका कहीं पर भी अभी जानकारी में नहीं है, न संज्ञान में है। तो जैसा जो भी ये लाना चाहेंगे हम देखेंगे, उसके प्रारूप को, मसूदे को देखेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हाउस में हम उसको हम प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे। अगर उसमें कोई खामियां हैं या उसको बांटने की कोशिश कर किसी के धर्म, जाति, मजहब के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है या उनको इंगित टारगेट किया जाएगा, तो हम उसमें अपना पक्ष रखेंगे। यूसीसी इस समय छाया हुआ है और हर जगह आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो फैसला है उसकी बार बार चर्चा हो रही है। और यूसीसी को लेकर आपको किस तरह से जानकारी दी जा रही है? क्या इसका जो ड्राफ्ट है वो आपको मिलेगा? क्योंकि आप किस तरह से चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ यूसीसी इस सत्र में छाया रहेगा, तो जो बाकी मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे आप? मैं उसी में आ रहा हूँ। देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव बहुत करीब आ चुका है, और जो मुद्दे हैं जिससे भाजपा जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ध्यान बांटने की कोशिश करेगी, जैसे कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आपका बेरोजगारी है, ये मुद्दे आज जीवंत हैं और ये मुद्दे बहुत प्रमुख मुद्दे हैं। वो लोकसभा चुनाव में इस तरह के मुद्दों को लेकर राजनीति करती है, अपने पक्ष में वोटों को सहेजने का काम करती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो सच होगा उसको हम जनता के सामने रखना चाहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल आ रहे हैं और इसको लेकर आज आपको देखा गया तैयारियों में भी आप व्यस्त थे। किस तरह की तैयारी है? चुनाव से अभी तीन महीने हैं करीब, और उनकी जो ये यात्रा है देहरादून की, पहली बार वो यात्रा कर रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? क्या शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं कांग्रेस को, या फिर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है जो मनमुटाव में रहती है, आपस में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो मनमुटाव रहता है, उसको सही करने के लिए आ रहे हैं और
मैसेज देने के लिए आ रहे हैं कि मिलकर चुनाव लड़ो। आजकल मंच पे देखा भी जा सकता है कि सारे टॉप लीडर साथ बैठे होते हैं। देखिए, चुनाव नज़दीक है, ये तो जाहिर सी बात है। अ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस प्रेसिडेंट बहुत ही सीनियर भी हैं, अनुभवी भी हैं, संगठनात्मक अनुभव भी है और प्रशासनिक अनुभव भी है। उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस जनों को, ये कांग्रेस जन इसमें जो हमारे कस्बों में रहते हैं, जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो बस्तियों में रहते हैं, जो मोहल्लों में रहते हैं, जो गांव में बसते हैं, जो शहरों के करीब हैं, उन कार्यकर्ताओं को इस बैठक में हमने आमंत्रित किया है। और निश्चित रूप से आदरणीय खड़गे साहब का जो संदेश है, जो उनका मार्गदर्शन है, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगा, उनके हौसले को बढ़ाएगा। एक नई स्फूर्ति, ताजगी मिलेगी कार्यकर्ताओं में, नए जोश और उमंग के साथ हम इस चुनाव में पार्टी के बड़े नेताओं को भी मिलेगी। निश्चित रूप से हम एकजुट होकर मिलके काम करेंगे, मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। और एकजुट होकर जब जब कांग्रेस एकजुट होती है तो कांग्रेस कामयाब होती है। और हमें हमारा लक्ष्य साफ है। चुनौती है, बड़ी हो सकती है, कठिन हो सकती है, लेकिन उस लक्ष्य को पाना हमारा, उस लक्ष्य को भेदना हमारा मकसद रहेगा। अब ये लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, इसको लेकर एक चर्चा ये भी चल रही है कि प्रियंका गांधी को आप हरिद्वार से चुनाव लड़ा सकते हैं, वहीं हरीश रावत भी दावा कर सकते हैं और हरक सिंह रावत भी दावा कर सकते हैं, तो ये कैसे करेंगे? देखिए, पार्टी नेतृत्व है, पार्टी का फैसला है और पार्टी के फैसले को सभी स्वीकार करते हैं। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, आपको लगता है कि जो 5-0 का जो एक ये शून्यकाल चल रहा है, इसको भेद पाएंगे आप? देखिए, 5-0 नहीं, हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस इस लक्ष्य को हम भेदेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, पूरी ताकत के साथ। और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनको उनको जनता के सामने हम लाना चाहेंगे। जनता जान चुकी है इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, बदलाव चाह रही है जनता। पर जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा देश जो है वो राममय हुआ, कई कांग्रेस नेता भी राममय हुए, सब इस समय राममय हो रखे, तो इसको कैसे भेद पाएंगे? क्योंकि इस समय जो लोग हैं वो इन मुद्दों पे जा नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लोग इन मुद्दों पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? महंगाई है या फिर बेरोजगारी है, इसको क्यों नहीं लोग सुनना चाह रहे हैं? कांग्रेस बीच बीच में आंदोलन भी करती है। अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तो इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, अब न्याय यात्रा है। पहले राहुल गांधी की जो पहली यात्रा थी वो भी हिमाचल भी नहीं गए और दिल्ली से पठानकोट होते हुए कश्मीर चले गए। अभी जो यात्रा है उसमें भी बरेली आएंगे, बरेली से सीधे फिर आगरा होते हुए और फिर जो उनका दूसरा रूट है वो होगा। तो उत्तराखंड को क्यों नहीं टच कर पा रहे हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं? देखिए, समय भी कम है और उत्तराखंड का से उनका उस परिवार का लगाव भी रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की आज़ादी के लिए यहाँ पर देहरादून में, अल्मोड़ा में जेल में रहे और बहुत समय तक उन्होंने जेल की यातनाएं झेली। और खुद आदरणीय राहुल गांधी जी भी ने दोनों स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। एक आत्मिक लगाव है। केदारनाथ भी आए थे, भी आना जाना उनका लगा रहा है। जब आप आपदा आई उस वक्त भी वो चुपचाप खामोशी के साथ पूरा उन्होंने देश उद्देश्य को देखा और इमदाद करने के लिए उत्तराखंड की सरकार से कहा, हमारी सरकार थी, और उन्होंने ठोस जो हमें इंतजामात के लिए कहा उसको हमने किया भी। बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो हमारा कहना यह है कि राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी और कांग्रेस का जो हमारा कैडर वोट है वो हमें इस बार पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा होगा, यह मेरा मानना है। तो आज मैनिफेस्टो टीम की भी मीटिंग है और किस तरह से जो मुद्दे हैं वो जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे पे चर्चा होगी? देखिए, अभी आज बैठक है, इस एक हम सब लोग विचार विमर्श करेंगे, बैठ के बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। ये ये बैठक के बाद विमर्श का विषय है। चर्चा के बाद ही, उसके बाद ही क्या
क्या फोकस करेंगे, किन मुद्दों को लेकर, इसमें चर्चा होगी तभी। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, सिर्फ 3 पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा। 3 बड़े मुद्दे इस समय क्या हैं जिस पे चर्चा नहीं हो रही? देखिए, हमने कहा ना, हम लगातार उसी बात को कह रहे हैं। हम्म, बेरोजगारी, हम्म। महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे। धामी सरकार क्लेम कर रही है कि इस बार तो हमारे कार्यकाल में तो रोजगार और ज्यादा मिला है। तो श्वेत पत्र जारी कर दें, ये नौजवान क्यों भटक रहा है? हम्म, श्वेत पत्र ना हम्म, जारी करें, दिखाएं कि क्या बताएं हमने कि हमने इतने नौजवानों को रोजगार दिया है, जिलेवार बता दें, हम्म, सच सामने आ जाएगा। हम्म, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं क्या? हम्म। तो ये सब ये लफाजी है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यशपाल आर्या जी थे, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रही है और 28 तारीख को यानी कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यात्रा है, उनकी एक रैली है। और कहीं ना कहीं यशपाल आर्या ने सिग्नल दिया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मजबूती से उत्तराखंड में जो है लोकसभा के लिए कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे और उम्मीद जता रहे हैं कि उनकी वजह से जिस तरह से कांग्रेस में ताकत फूकी जाएगी, तो 5-0 का जो शून्यकाल चल रहा है उसको कांग्रेस भेदने में जो है उसको सफलता मिलेगी और उसके बाद काफ़ी सीटें कांग्रेस जीत सकेगी। देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तराखंड तक।